संडे की छुट्टी के बाद मंडे की क्लास। देखिए लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले मैं बता देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अपने सिलेबस में पार्ट ए पढ़ रहे हैं। मैंने आपके सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। पार्ट ए में हमने चैप्टर नंबर 1 को डन कर लिया था, फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। और हमने पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में पढ़ा था। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम अपने पार्ट ए का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? पार्ट ए का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंपनी कितने तरीके की होती है। अभी तक हमने ये सीखा कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ द कंपनी। अब हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कितने तरीके की कंपनी हो सकती है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ने कई नई तरीके की कंपनीज के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, लाइक ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जिनके नाम आपने पहले से सुन रखे हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कि पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरी में बात करूं, एक बड़े दायरे में अगर मैं कंपनीज को बाइफरगेट करूं, तो मेरे सामने 2 तरीके की कंपनीज आएंगी, है ना। एक बड़े दायरे में अगर मैं कंपनीज को बाइफरगेट करूं, एक होगी मेरी प्राइवेट कंपनी और दूसरी होगी मेरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, 2 अगर ब्रॉडर कैटेगरी में बात करूं तो या तो वो होगी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। यानी किसी भी तरीके की कंपनी टाइप को आप ले लीजिए, या तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी। यानी कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें कि कोई कंपनी किसी भी नाम से जानी जाए, या तो वो प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती हुई होगी या फिर पब्लिक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती हुई होगी। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि कंपनीज एक्ट में किसको डिफाइन किया गया? प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया। यानी कंपनीज एक्ट ने बोला कि भाई देखो ये बातें अगर पूरी होगी तो आप इसको प्राइवेट कंपनी कह देना। फिर पब्लिक कंपनी, कंपनीज एक्ट ने बहुत साधारण और सिंपल शब्दों में बात की कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो फिर वो क्या है? वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो समझेंगे किसको? प्राइवेट कंपनी को समझेंगे। अब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी की कंडीशन को पूरा नहीं करेगी, वो अपने आप ही क्या कहलाने लग जाएगी? वो पब्लिक कंपनी, हाँ, पब्लिक कंपनी कहलाने लग जाएगी। यानी हमें सबसे पहले क्या सीखना और समझना है कि कंपनीज एक्ट प्राइवेट कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, कब हम किस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहेंगे। तो प्राइवेट कंपनी होने के लिए, ठीक है, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी होने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ऐसा कहता है 2 सबसेक्शन 68। यानी प्राइवेट कंपनी को किस सेक्शन ने डिफाइन किया? 2 सबसेक्शन 68 ने डिफाइन किया। और अगर 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशन को पूरा कर लिया तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनने के लिए पहली क्राइटेरिया, पहली शर्त क्या पूरा करनी पड़ती है? तो पहली शर्त क्या? किसी भी प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, क्या शब्द यूज किया गया यहाँ पे? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या होता है ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब कोई बताएगा? आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ी है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मोहित कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए।
अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अब तो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही ना, ठीक है। अच्छा, वॉइस ब्रेक होगी ना तो आप मुझे स्पेसिफिकली ना बोल के बता देंगे, बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरी क्लास में मैं चैट रीड नहीं करती हूँ, वो फोकस डाइवर्ट होता है। तो आप मेरे को बोल के बता दें अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। सबसे पहली बात, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? क्या मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल शब्द का? यस मैम, कि मतलब पब्लिक से कितना अपन ने अमाउंट रेज किया है थ्रू द मींस ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, दैट इज द पेड अप शेयर कैपिटल। एनीवन एल्स? और कोई इसको डिफाइन करेगा? मैं बोलना चाहता हूँ जिस रुपए का शेयर है तो उन्होंने 8 रुपए पे किए हैं तो वो हो गया मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, और मोहित आप बताओगे पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? मतलब मैं बताऊं, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने चुका दिया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, दोनों ने सही कहा, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है कहने का कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो कि पब्लिक ने चुका दिया है, हम उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहेंगे। यानी अगर जब हम कंपनीज एक्ट में कैपिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरी आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ कंपनी क्या होती है, रजिस्टर होती है, ठीक है। उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितने शेयर इशू कर दिए गए वो क्या कहलाती है कंपनी की? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में से जो पब्लिक ने खरीद लिया, जितने शेयर खरीद लिए, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो पब्लिक ने खरीदी, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और इस कॉल्ड अप कैपिटल में से जो पे कर दिया गया वो कहलाएगी पेड अप कैपिटल, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस। नाउ अब अगर मैं जब प्राइवेट कंपनी की बात करती हूँ तो प्राइवेट कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट ने कोई मिनिमम ऑथराइज्ड, नॉमिनल, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप कैपिटल की बात नहीं की। यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया गया? पेड अप कैपिटल। यानी प्राइवेट कंपनी की कम से कम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? किसी को पता है क्या कितनी होनी चाहिए? कोई बताएगा कि प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख, से 50 लाख। और आकाश, एनी गैस करना है, हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता। क्या होती है? 50 लाख। हाँ बोलिए आकाश। 50 लाख। 50 लाख, ओके। रिया? विदित आप बताओगे? विदित, कैन यू हियर मी? आप बात सुन सकते हो यहाँ पे? यस मैम। ओके, क्या आपको क्या लगता है क्या पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी की? 50 लाख। देखिए, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब की ही नहीं गई है। कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए। यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता, बोलता है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। प्रिस्क्राइब कहाँ की जाती है कोई भी चीज़? रूल्स में,
ठीक है। एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या जीरो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं, जितनी चाहे उतनी, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 50 लाख, आप जितनी चाहें उतनी पेड अप शेयर कैपिटल रख सकते। क्यों? क्योंकि रूल्स में अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर रूल में कोई प्रिस्क्राइब कर दी गई बात तो हम फिर वो फॉलो करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट तो रूल में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब की जाए, अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जितनी चाहे उतनी पेड अप शेयर कैपिटल आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 50 लाख नहीं होती है प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। राइट, इस बात में किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहता है कोई? नो मैम, नो डाउट। ओके, पर मैम 1% कंपनी में तो होती है ना लिमिट? वापस बोलिए आदित्य। 1% कंपनी में तो लिमिट होती है ना? नहीं, मिनिमम, देखिए शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम। आपने कभी ओपीसी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं पढ़ी होगी, वहां पे मैक्सिमम की लिमिट होती है। ओके, चलिए दूसरी बात, किसी भी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें लिखी होनी चाहिए। AOA स्टैंड्स फॉर, आप भी लिख लीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? ये कंपनी के बायलॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कंपनी डे टू डे कैसे काम करेगी, रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, कंपनी डे टू डे कैसे काम करेगी, ये कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे मैं मेरा मॉर्निंग रूटीन बनाऊंगी कि मुझे 5 बजे उठना है, फिर मुझे योगा करना है, फिर मुझे मेरा कुछ भी, मुझे अपना कुछ पूजा पाठ करना है, फिर मुझे खाना बनाना है, ऐसा आप फिर पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाना, ऐसा कुछ भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होगा, तो मेरा खुद का दिमाग है, मुझे कैसे अपना डे टू डे एक्टिविटी करनी है मैं अपने आप डिसाइड करूँगी। लेकिन कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती, तो कंपनी के लिए हर बात डॉक्यूमेंटेड होती है। डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी। ठीक है, तो अब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये वाली 2 बातें तो लिखी ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या पहली बात लिखी होनी चाहिए? किसी भी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने के अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन है। AOA में लिखा होगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के राइट पे रिस्ट्रिक्शन है। कोई मुझे बताएगा, ठीक है, कि इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ऐसी बात प्राइवेट कंपनी के AOA में लिखी होनी चाहिए। ये क्या मतलब होता है इसका, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स का मतलब? आपने ये बात हाँ सुनी भी होगी। हमारे शेयर हम किसी और को नहीं दे सकते, किसी और का मतलब जो हमारे राइट शेयर्स के ऊपर वो हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट शेयर्स मतलब जो शेयर्स हमारे पास है ना, हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी और को मतलब आप मुझे नहीं दे सकते? मैम ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन कंडीशन होती है। ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन कंडीशन होती है। ठीक है, यानी आप मेरे को ट्रांसफर कर सकते हो? शायद मैम, हाँ। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है प्रोहिबिशन और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक प्रोहिबिशन है कि नॉनवेज खाना मना है ना, नॉनवेज खाना मना है, नहीं खाना है। एक होता है ना कि मंगलवार और शनिवार को नहीं खाना है, बाकी किसी भी दिन खा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है नो, सिंपली नो, नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है यस, कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू
कंडीशंस। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्रोहिबिशन शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन शब्द लिखा है। यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने के अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन होगी। यानी प्राइवेट कंपनी के कोई भी मेंबर, जैसे मैं, मान लीजिए मैं डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर हूँ, ठीक है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है और डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम लिखा हुआ है, राइट, मेरा नाम लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं या नहीं, ये बताइए पहले तो। अगर मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, इसका मतलब मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ या नहीं हूँ? हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। मुझे लगता है मुझे मेरे शेयर्स आदित्य को ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, ठीक है। तो मैं मेरे शेयर आदित्य को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जो रिस्ट्रिक्शंस किसने इम्पोज की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो आप भी एक लाइन लिख लीजिए, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी restriction on transfer of shares may be imposed by BOD। यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो कौन इम्पोज करेगा, बोर्ड। यानी जैसी बोर्ड ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए AOA में लिखा है कि किसी भी 30 साल से कम के व्यक्ति को आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं करोगे। एनी पर्सन हुज एज इज़ बिलो देन 30 ईयर्स यू कैन नॉट ट्रांसफ़र हिम दी शेयर्स। यानी आदित्य की एज, डेफिनेटली आदित्य यू मस्ट बी बिलो 30, आपकी एज 30 से तो कम ही है। नहीं, मैं बिलो 30 हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि बिलो 30 एज वाले को ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो मैं आदित्य को कर सकती हूँ, लेकिन आदित्य की एज 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस बोर्ड इम्पोज कर सकता है और वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। यानी आपने कभी बोलचाल की भाषा में ये सुना हो कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स केवल अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको चाहो उसको कर सकते हो, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े। किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर, अगली कंडीशन के बाद बात कर रही हूँ, किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर का मतलब कम से कम, किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2। लिख लीजिए यहाँ पे कि मिनिमम मेंबर 2, कितने मिनिमम मेंबर होंगे? 2। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में कम से कम 2 लोगों का नाम तो आना ही चाहिए। कोई भी 2 लोग प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। और एक्सेप्ट ओपीसी, ये एक्सेप्ट ओपीसी वर्ड पे ऐसा डॉट लगा के छोड़ दीजिए। अभी हम इसका मतलब नहीं समझेंगे यहाँ पे, ओपीसी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट ओपीसी शब्द क्यों लिखा है। अभी एक बार इसको होल्ड कर दें और आगे पढ़ते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर तो 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों का नाम लिखा जा सकता है? 200। रजिस्टर ऑफ मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों का नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम मैक्सिमम 200 मेंबर की गिनती करेंगे, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, जब भी हम 200 लोगों की गिनती करेंगे, 2 को छोड़ देना। किन 2 लोगों को छोड़ देना? एक तो कंपनी के एम्प्लॉइज, और कौन से वाले एम्प्लॉइज? प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले। यानी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर
कंपनी के एम्प्लॉय होने का कलंक लगा हुआ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय था या एम्प्लॉय है और उसके पास मान लीजिए शेयर्स भी हैं, शेयर होल्डर होने पर भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा का मतलब उसको 200 की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऑलरेडी 200 लोगों का नाम है, ऑलरेडी 200 लोगों का नाम है, और कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को, कंपनी के एम्प्लॉय है मिस्टर बबलू, और कंपनी ने मिस्टर बबलू को क्या दे दिए, शेयर्स। तो मिस्टर बबलू कंपनी के शेयर होल्डर हो गए या नहीं हो गए बताइए? एम्प्लॉय भी है और शेयर ले लिए उन्होंने कंपनी के, तो शेयर होल्डर बन गए या नहीं बन गए? यस मैम, बन गए। इनका नाम हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख देंगे तो गिनती कितनी हो जाएगी? 201। लेकिन आपको क्या मानना है? आपको ये मानना है कि जैसे इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को मेंबर की गिनती में शामिल नहीं किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 200। क्या बोल रही हूँ मैं? मेंबर की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 200। फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 200 का मतलब अगर मिस्टर बबलू एज अ एम्प्लॉय, वो शेयर होल्डर भी हैं, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखने से 200 की गिनती एक्सीड करती है, तो मान लेना 200 की गिनती एक्सीड नहीं कर रही। तो फिर क्या इन्हें मेंबर होने के अधिकार नहीं मिलेंगे? मतलब जैसे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, क्या इन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस इन्हें 200 की गिनती में शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं या कभी थे। बात समझ में आ गई क्या? इसको पढ़ के देखिए। एक बार रीड करके देखिए। क्लैरिटी है क्या? कुछ पूछना है इसमें? चलिए, अब मान लीजिए किसी कंपनी में जॉइंट मेंबर हैं। जॉइंट मेंबर है मतलब बबलू और बबली ने साथ में मिलके शेयर ले लिए। दोनों ही शेयर होल्डर हैं, बबलू भी शेयर होल्डर है और बबली भी शेयर होल्डर है, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलके शेयर लिए, तो हम इन्हें टेक्निकल शब्द में कहते हैं इट इज़ अ जॉइंट होल्डर। लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर में दोनों लोगों का नाम आएगा, लेकिन जॉइंट होल्डर को 200 की गिनती के लिए कितना काउंट किया जाएगा? 1। मान लीजिए मैंने, बबलू ने और बबली ने, हम तीनों ने मिलकर शेयर लिए, वी ऑल आर जॉइंट होल्डर्स, लेकिन 200 की गिनती के लिए जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी मैम। ओके, चलिए। मैम, हाँ बोलिए बोलिए मोहित। मैम अगर कोई मतलब एम्प्लॉय नहीं है, कोई बाहर का इंसान है, वो कंपनी के शेयर्स लेता है, तो हाँ। उसका तो नाम आएगा ना हाँ मेंबर्स में? बिल्कुल आएगा। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी नहीं है, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव भी नहीं है, आपका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीद लिए तो आप शेयर होल्डर हैं, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी आएगा, आप 200 की गिनती में शामिल भी होंगे। ओके मैम। ठीक है। नाउ अगली बात, आपने आप जैसे मान लीजिए बबलू और बबली की शादी हो रही है। अब जब बबलू और बबली की शादी होगी तो इनविटेशन कार्ड छपेगा। ये इनविटेशन कार्ड क्यों छपता है? इनविटेशन कार्ड को जब कोई व्यक्ति किसी को शादी का इनविटेशन देता है तो क्या इंटेंशन होता है इनविटेशन देने का? शादी में पधारना। हाँ, पधारना, लिफाफा लाना, खाना खाना और चले जाना, इनविटेशन कार्ड। ठीक है। इनविटेशन कार्ड में उतनी इनफ इंफॉर्मेशन होती है या नहीं होती है जिसको पढ़ के आप ये डिसाइड कर सके कि खाना खाने जाना है या नहीं जाना है, और कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है। इतनी इनफ इंफॉर्मेशन इनविटेशन कार्ड में होती है या नहीं होती है? ठीक है।
मतलब बबलू का नाम, बबली का नाम, CMA बबलू, CMA बबली, मम्मी का, पापा का, और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान, और दिन का खाना कहाँ, रात का खाना कहाँ, संगीत कहाँ, कितने बजे से कितने बजे तक, इनफ इन्फॉर्मेशन इनविटेशन कार्ड में होती है। ठीक है, और इनविटेशन कार्ड को पढ़ के हम ये डिसाइड करते हैं हमें जाना है या नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है। ठीक है, इसी तरीके से जब कंपनी को पब्लिक को अपने शेयर इशू करने होते हैं कंपनी को शेयर, है ना, यानी कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी में सोर्स कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर्स। ऐसा होता है ना, कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है और हम शेयर खरीदते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। एक बात बताइए, कौन सी कंपनी कब और कितने शेयर इशू कर रही है, कितनी प्राइस का शेयर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे को सपने आएंगे क्या कि कंपनी शेयर इशू कर रही है या नहीं कर रही है? और किसी कंपनी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मेरे को इनफ जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर कौन, फाउंडर कौन, मैनेजमेंट क्या, कंपनी के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कंपनी क्या काम करती है, पिछले सालों के प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड, डिविडेंड देती है नहीं देती है, ये सब जानकारी मुझे किसी कंपनी में, मैं इन्वेस्टर हूँ, शेयर खरीदने वाली हूँ, मुझे इतनी जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए कंपनी के बारे में? बिल्कुल चाहिए मैम। बिल्कुल चाहिए। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, टू पब्लिक, तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या है? ये बबलू और बबली की शादी का इनविटेशन कार्ड है। इसमें इतनी इनफ इंफॉर्मेशन होगी, इसमें इतनी इनफ इंफॉर्मेशन होगी जिसको पढ़ के हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसका मतलब इसमें से फॉर एग्जांपल कंपनी के मैनेजमेंट की, कैपिटल स्ट्रक्चर की, बोरोइंग की, कंपनी की लायबिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग, क्या करती है, कब से करती है, हर जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में होगी। ठीक है, जानकारी सही होनी चाहिए या गलत या झूठ मूठ कुछ भी लिख दे कंपनी, सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप खून पसीने की मेहनत की गाड़ी कमाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इशूइंग प्रोस्पेक्टस? पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने का? ताकि मैम जो भी मेंबर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, यानी प्रोस्पेक्टस का पर्पस है इनविटेशन देना टू पब्लिक। किस बात का इनविटेशन? सब्सक्राइब टू इट्स वेरी गुड, टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। ठीक है, टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। कंपनी को कैपिटल सोर्स करना है, कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी क्या इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। ठीक है, और अब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो कंपनी हमारे आपके जैसी इंटेलिजेंट है क्या? नहीं। तो प्रोस्पेक्टस में कितनी बातें क्या कैसे लिखी जाए कौन डिसाइड करेगा? बनाएगा कौन प्रोस्पेक्टस? कोर्स कंपनी वाले बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। इशू बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, राइट। यानी प्रोस्पेक्टस में लिखी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है बताइए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बोर्ड के ऊपर है या नहीं है? अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत बात लिखी होगी
तो फिर किसको पकड़ेंगे? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स को। तो प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया जाता है इनविटेशन देने के लिए कि आओ हमारी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करो। बोर्ड कंपनी के बिहाफ पे इशू करता है और इसके कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। अब एक बात, अगली चीज़, ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इशू करती है, ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पड़ोसी हैं दो, कौन है पड़ोसी? एक तो बबलू पड़ोसी हैं, मतलब बबलू हैं और बबलू की पड़ोसन है बबली, दोनों के पास पास घर हैं। ये बबलू ना बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत ही कंजूस हैं, अपना न्यूज़पेपर कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं। जब बबली बाहर झाड़ू निकाल रही होती है तो बबली को बोलते हैं कि वो मैडम जरा न्यूज़पेपर पढ़ने को दे दो, ठीक है। ऐसा होते हैं ना, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना, वो भाई साहब न्यूज़पेपर दे देना, अभी लौटा रहा हूँ वापस। ये बबलू भी ऐसे ही हैं, पड़ोसी का न्यूज़पेपर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड आया, ऐड इन न्यूज़पेपर, एक ऐड आया, ठीक है, लिखा था सामूहिक विवाह सम्मेलन। सामूहिक विवाह सम्मेलन, आप समझते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन का मतलब क्या होता है? यस मैम। हाँ, मतलब जो भी समझता है आई एम एलिजिबल बैचलर, वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में जा सकता है और शादी करवा सकता है, ऐसा ऐड था न्यूज़पेपर में, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ये न्यूज़पेपर किसने सब्सक्राइब किया था, बबली ने या बबलू ने? एक्चुअली में न्यूज़पेपर किसने सब्सक्राइब किया था? हु सब्सक्राइब द न्यूज़पेपर? बबली। बबली ने सब्सक्राइब किया था न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन इस न्यूज़पेपर के में लिखे ऐड को पढ़ के बबलू सामूहिक विवाह सम्मेलन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा सकता है जा मैम। सकते हैं, उनको लगता है आई एम द एलिजिबल बैचलर, जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो न्यूज़पेपर में ऐड है, इट इज ओपन फॉर पब्लिक और नॉट? इट इज ओपन फॉर पब्लिक। बबलू अपने दोस्त चिंटू को भी ले जा सकते हैं, जिसको जाना चाहे वो जा सकता है। यानी ये न्यूज़पेपर का ऐड ओपन फॉर पब्लिक, यानी जब ये ऐड इशू किया गया था कि भाई कोई भी आना चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में आ जाए, इट इज इन्विटेशन टू पब्लिक और स्पेसिफिकली बबलू को इन्विटेशन था सामूहिक विवाह सम्मेलन में आने का, या बबली को, या सबको था? जिसने देखा वो आ सकता है, जिसने ऐड पढ़ा वो आ सकता है, जिसने ऐड पढ़ा वो आ सकता है, सब आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस भी इसी तरीके का होता है, इट इज़ अ इन्विटेशन टू पब्लिक। यानी प्रॉस्पेक्टस जब न्यूज़पेपर में आता है तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस का मतलब ही ओपन फॉर पब्लिक है। यानी मेरे घर पे न्यूज़पेपर आया तो मैं ही उस कंपनी के में शेयर लगाऊंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जिसने प्रॉस्पेक्टस को पढ़ा वो कंपनी में सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस किसको इन्विटेशन है? प्रॉस्पेक्टस किसको इन्विटेशन है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पब्लिक को? पब्लिक को। पब्लिक को। तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्विटेशन टू पब्लिक। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इन्विटेशन नहीं दिया जाता, ओपन फॉर ऑल। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब हम ये सब यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बबलू बबली को क्यों सामूहिक विवाह सम्मेलन में भेज रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सबसेक्शन 68 बात कहता है, और क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहली बात क्या लिखी होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी बात क्या लिखी होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए। और एओए में तीसरी बात लिखी होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है। शब्द क्या है, रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन?
प्रोहिबिशन, यानी मंगलवार शनिवार को नॉनवेज खाना मना है या हमेशा खाना मना है? हमेशा खाना बना हमेशा है। खाना मना है। प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। यानी प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है, बताइए? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ठीक है, लिख लीजिए, कांट इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो किसको इनविटेशन होता है? पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी के एओए में लिखा होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। देखिए, केवल शेयर की बात नहीं है, सिक्योरिटीज की बात है ना। तो डिबेंचर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है, नहीं शेयर्स के लिए। फिर बताओ कि भाई अब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बेचेगी कैसे? डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड प्रोस्पेक्टस तो इशू कर नहीं सकती क्योंकि प्रोहिबिशन है। फिर कैसे बेचे शेयर, कैसे बताए डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड आप सबको कि आओ और हमारे शेयर खरीदो? कैसे बताए? मैम एजेंट्स वगैरह हायर कर सकती है क्या? नहीं, ब्रोकर वगैरह जैसे? कंपनीज एक्ट में एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? लिख लीजिए। प्रोमोटर्स बोलते हैं। नहीं, प्राइवेट कंपनी कैन इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू अ selected ग्रुप ऑफ पर्सन। एक बात बताइए, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, चलो पुराने हो गए, मलाइका अरोड़ा खान और अर्जुन कपूर की शादी में जाने के लिए न्यूज़पेपर का एड काम करेगा या वीआईपी इनविटेशन कार्ड? वीआईपी इनविटेशन। वीआईपी इनविटेशन कार्ड, यानी वहां पे जाना है तो वीआईपी इनविटेशन कार्ड मिलेगा। और वीआईपी इनविटेशन कार्ड क्या न्यूज़पेपर में छपता है या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को डिस्पैच किया जाता है, दिया जाता है? वीआईपी इनविटेशन कार्ड का क्या सिस्टम है? न्यूज़पेपर में छाप दें, जिसको भी अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान की शादी देखनी है वो आ जाए, या फिर वो वीआईपी कार्ड होगा? बोलो। अरे वॉइस ऑडिबल है ना? वीआईपी होगा मैम, वीआईपी होगा। वीआईपी कार्ड। और वीआईपी कार्ड किसको दिया जाता है? वीआईपीओ को। वीआईपी मतलब सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या इशू करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। अब यहां पर जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आया वही प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद सकता है या बबलू बबली कोई भी खरीद सकता है? यहां पे शेयर कौन खरीद पाएगा? अब जिसको ये ऑफर आया है। जिसको ये ऑफर आया है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए तो ना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या इशू कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। बात आ गई क्या समझ में सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम मेरे को पूछना है सिर्फ, जो आपने बताया था ना मेंबर वाला, तो उसमें मुझे ये कहा कि मतलब दो, अगर दो, सुन रही हूँ मैं, बोलिए, आप बोलिए। तो फिर दो को एक कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर उसमें दो का नाम लिखा जाएगा। हाँ, दो का नाम लिखा जाएगा, लेकिन जब 200 की गिनती होगी ना तो उनको एक माना जाएगा, जॉइंट होल्डर को एक माना जाएगा, ठीक है? यस मैम। ओके, ये तीसरी कंडीशन तो आप सबको पता है, सुनते आ रहे हैं अपने कॉमर्स वाले बचपन से कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। यानी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, सबसे पहले कैसे पता चलता है? सरनेम से। और सरनेम क्या है प्राइवेट कंपनी का? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आई होप प्राइवेट कंपनी वाली बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या?
नो मैम। नहीं, चलिए। अब जैसे प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन है, इसी तरीके से पब्लिक कंपनी किस में डिफाइन है? 2 सबसेक्शन 71 में। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी ना हमारी बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार है, बड़ा सिंपल शब्दों में बात करेगी। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी प्राइवेट कंपनी जैसी ही है, यानी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहें आप पब्लिक कंपनी की रख सकते हैं। किसी भी पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? मिनिमम मेंबर 7। 2 नहीं, प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7। प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर 200, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? हाउ मेनी? कितने? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, वेरी गुड। और पब्लिक कंपनी का सरनेम क्या होता है? लिमिटेड। लिमिटेड। चलिए, आज की क्लास की आखिरी बात, और वो क्या? ठीक है, आपने ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी शब्द सुना है? सुना है क्या कभी? यस मैम। सुना है मैम, सुना है। सुना है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी सुना है मैम। चलिए मैम सुना है। हाँ, तो एक ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को हमें अलग से पढ़ना है। यहाँ पे केवल मैं इतना बता देती हूँ आपको, अगर एक कंपनी दूसरी को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी। और कंट्रोल होने वाली कंपनी सेकंड कंपनी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब होता क्या, एक तरीका होता है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% शेयर होल्ड कर लिए, 51% वोटिंग राइट ले लिए, यानी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और दूसरी कंपनी है डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड। इस डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर किसके पास है? इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर किसके पास है? एबीसी लिमिटेड के पास। तो एबीसी लिमिटेड क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। और डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी। लेकिन ये एक दुर्घटना है। कैसी दुर्घटना? अगर किसी ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन हो? एक पब्लिक कंपनी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। अभिषेक शर्मा, नमन जैन, माइक ऑफ कीजिए अपना। ठीक है, तो अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो हर तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी ये कंपनी 2 सबसेक्शन 68 की सारी कंडीशन पूरी करती है, लेकिन दुर्घटना क्या हो गई? इस डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर एक दूसरी कंपनी एबीसी लिमिटेड ने होल्ड कर ली, यानी डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गई? एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गई? एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई। और अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाए तो इस प्राइवेट कंपनी को हम कहेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्यों कहा डीम्ड पब्लिक कंपनी? क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई, इसको एक पब्लिक कंपनी कंट्रोल करने लग गई। बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। अब ना एक प्रोविजन आपको मैं पढ़वा रही हूँ, फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ। ये पढ़िए।
भले ही कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी हो, बट अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? डीम्ड टू बी पब्लिक। डीम्ड मतलब मानना पड़ेगा। डीमिंग फिक्शन मतलब मानना पड़ेगा आपको, आपका दिल कुछ कहे, दिमाग कुछ कहे, लेकिन मानना पड़ेगा। मैम जैसे ये रियलमी कंपनी है मोबाइल्स की, तो इसको ओप्पो हैंडल करती है, तो ओप्पो हो गई इसकी वो होल्डिंग कंपनी। हाँ। और ये रियलमी होल्डिंग कंपनी बनने के लिए आधे से ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए होती है। अच्छा। और मैम इसमें अगर प्राइवेट कंपनी हो होल्डिंग तो फिर कंपनी डीम्ड और पब्लिक public कंपनी हो नहीं subsidiary कहेंगे। तो? प्राइवेट, देखिए अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी होल्ड कर रही है तभी वो प्राइवेट कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अगर प्राइवेट कंपनी को दूसरी प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही है तब तो कोई बात ही नहीं है ना, दोनों प्राइवेट कंपनी है। और कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को हैंडल कर रही है तो हैंडल नहीं, होल्ड, कंट्रोल, होल्डिंग, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीम्ड पब्लिक कंपनी बनने के लिए सब्सिडरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? प्राइवेट, है ना? ओके मैम। ओके, ओके मैम। चलिए, आई एम लीविंग।